मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, हेड दीवार से टिका हुआ। कल से सोया नहीं था। आईलिड्स भारी हो चुके थे, जैसे हर बार बंद होने से पहले मुझे चेतावनी दे रहे हों। मेरी नजर बार बार वार्ड के एंट्रेंस की तरफ चली जाती थी, जैसे अंदर से कोई आवाज आएगी, कोई खबर बाहर निकलेगी। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ग्रेजुएशन सेरेमनी मेरे सपने में अजीब तरह से साफ थी। आवाजें, रोशनी, तालियां और फिर अचानक मटेयो का आयना की नेक पर झुकना, उसके टीथ का स्किन में धंसना। मैं झटके से उठ बैठा, सांस अटक गई थी। चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। किम हायुन वहां नहीं था। पल भर के लिए लगा कि मैं सच में अकेला हूं। फॉरहेड पर जमी ठंडी स्वेट को हाथ से पोंछा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। तभी हॉलवे के आखिर में किम हायुन दिखा, डॉक्टर से बात करता हुआ। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। डॉक्टर चला गया और किम हायुन मेरी तरफ लौटा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था क्योंकि तुम सो रहे थे, लेकिन तुम जाग गए। डॉक्टर ने क्या कहा? किस्मत अच्छी है, लेवल्स गिर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो सकता है। मेरी लेग्स ने जवाब देना छोड़ दिया। रिलीफ इतना भारी था कि संभालना मुश्किल हो गया। मैंने गहरी सांस ली, हेड झुका लिया। तभी एक बड़ा हैंड मेरे हेयर पर आया। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा स्टेप फादर तुम्हें इस हाल में देखकर बेचैन होगा और तुम्हारे सिबलिंग्स भी वेट कर रहे हैं। सिबलिंग्स का नाम सुनते ही मैं जैसे वापस रियलिटी में खिंच आया। वे कितने डर गए होंगे। उनके पेल कांपते फेसेस दिमाग में आते ही समझ गया कि मैं अब यहां नहीं रुक सकता। मैं उठा और हॉलवे में चल दिया। किम हायुन एक कदम पीछे था। बाहर उसकी कार एंट्रेंस पर खड़ी थी। बैठो, घर छोड़ देता हूं। मैं बिना कुछ कहे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार स्मूथली आगे बढ़ गई। राहत थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रोड कंजेस्टेड था और डूबता हुआ सूरज आसमान को ऑरेंज रंग में डुबो रहा था। उस सीन को देखते हुए मैंने धीरे से किम हायुन की तरफ देखा। क्या मैंने आपको ट्रबल दिया? उसने अपनी टंग से फ्रंट टीथ को छुआ, जैसे सोच रहा हो। शायद वह उन अचानक आए सिम्टम्स के बारे में सोच रहा था। क्या मैं इतना छोटा हूं कि शक भी ना करूं? या एना की बनाई कहानी इतनी परफेक्ट थी? अगर माटेओ जाग गया तो उनकी प्लान तैयार थी। स्टोरीज मैच कर ली जाती। माटेओ से कहा जाता कि एक्टिवली इस श्रेड में हिस्सा ले, क्योंकि उसका स्टेप्सॉन ट्रॉमेटाइज्ड है। और मटेओ, वह मुझसे कितना जुड़ा है वह मना नहीं करता। ट्रबल तो है, जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा सीरियस। अगर यह खबर बाहर निकल गई कि कोई इन्फेक्टेड मिला है और मीडिया में आ गया तो हेडेक बन जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ए में आखिरी इन्फेक्टेड 15 साल पहले निकला था, पार्क मूजिन के घर में। ड्राइवर इन्फेक्टेड था और बाद में पता चला था कि वजह ड्रग्स थे। लेकिन ड्रग्स आए कहां से थे? ड्राइवर को इंजेक्ट किसने किया? प्राइम सस्पेक्ट पार्क मूजिन का फादर था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और टैक्स इवेशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन उस इंसिडेंट ने मीडिया का फोकस बदल दिया। इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में होने की वजह से उसे टेम्पोरेरीली इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। कैप्टन, ठीक है, क्या मतलब? एक्सीडेंट के वक्त सोल्जर्स घबरा गए थे, लेकिन आप अकेले काम थे। आपने ऐसे चलकर आना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पल को लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। बोलो, जवाब दूंगा। मैंने लिप दबाया। पार्क मूजिन के पास जाने से भी सच मिलने की गारंटी नहीं थी। उस दिन उसने वेग बातें कही थीं, जैसे उसे डिटेल्स पता ही ना हो। लेकिन किम हायून जानता था। सवाल यह था कि वह सच बताएगा या नहीं। मटेओ की हार्ट सर्जरी क्या सच में हुई थी? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सबसे अजीब बात सुन ली हो। किसी ने कहा था सर्जरी नहीं थी, बस दिखावा। किसने? पार्क मूजिन से नफरत के बावजूद मैं नाम नहीं ले सका। मेरी हेजिटेशन पर किम हायुन हल्के से हंसा। तो यही वजह थी? इसलिए जब तुम मुझे देखते थे तुम्हारी आंखों में सस्पेशन होती थी। इतना सीधा कहे जाने पर मैं बोल नहीं पाया। यह पूरी तरह सस्पेशन नहीं था, बस सच सुनना चाहता था। लेकिन उसकी हर्ट एक्सप्रेशन देखकर गिल्ट हुआ। मुझे मटेओ के ठीक होने तक वेट करना चाहिए था। उससे पूछता कि क्या उसने सच में ड्रग्स लिए थे? एंजाइटी और डिप्रेशन कहां से आए थे? मुझे गलत समझने के लिए माफ कीजिए, मैं ज्यादा सोच रहा था। किम हायुन ने आर्म स्टीयरिंग व्हील पर क्रॉस की और अपर बॉडी आगे झुका दी।
मैंने तुम्हारा ट्रस्ट खो दिया है ना? खैर, मैंने ऐसा किया भी है कि डिजर्व करता हूं। उसके बाद उसने कार स्टार्ट कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरे रास्ते वह चुप रहा। मेरा गिल्ट और भारी हो गया। घर पहुंचते ही उसने मुझे उतारा और चला गया। मैं माफी तक नहीं मांग सका। कदम घर की तरफ और भारी हो गए। एन्ना नहीं थी। उसकी जगह नया एम्प्लॉय था। बच्चों के फेसेस उदास थे। कुछ छोटे बच्चे रो रहे थे, हंगामा कर रहे थे। काफी देर बाद उन्हें शांत कराया। शावर का बहाना बनाकर मैं माटेओ के बेडरूम में गया और डोर लॉक कर लिया। डेस्क सर्च किया। आखिरी ड्रॉर, जो हमेशा लॉक्ड रहता था, खुला हुआ था। ड्रॉर खींचते ही मेडिसिन बॉटल्स दिखीं। मैंने उन्हें बाहर निकाला और आंखें भींच लीं। साइकियाट्रिक मेडिकेशंस थीं। इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स टाइनी लेटर्स में लिखे थे। मैं वहीं बैठकर टूट गया। फेस नीज के बीच दबा लिया। गला बार बार कस रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। माटियो को इतना क्या परेशान कर रहा था? क्या डिस्ट्रिक्ट बदलने की वजह से? क्या मेरी वजह से? क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी और सोल्जर बन गया। थॉट्स बेकाबू हो गए। सब कुछ मेरी गलती लगने लगा। मूड सीधा बॉटम तक गिर गया। किम हायुन्स पीओवी मैंने सामने रखी टी कप उठाई और लिप्स तक ले गया। टेस्ट लेने के बाद हार्शली जज किया। घटिया, तुम ये टी पी भी कैसे लेते हो? क्वॉन सोयंग ने कहा। थूक दूं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और पेन घुमाने लगी। ये उसकी आदत थी। जब कुछ गड़बड़ होती थी, उसे ये बात आखिर किससे पता चली? किसी से, जिसका कनेक्शन ऑपरेटिंग रूम में किसी से था। तो तुमने डिनाई कर दिया? हां, उसने मान लिया। सब पहले से हैंडल कर लिया था। बिलीव करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। वह अभी भी यंग है, जितना दिखता है उससे ज्यादा नाइव। तो फिर ये फेस क्यों? मेरा फेस अनकैरेक्टरिस्टिकली अनईजी, एक ऐसे साइको के लिए जो सांस लेने की तरह झूठ बोलता है। मैंने स्कॉफ किया और टी कप नीचे रख दी। इससे भी ज्यादा स्क्रूड अप प्रॉब्लम है। पॉकेट से एक पुरानी फेडेड फोटो निकाली। अलग अलग उम्र और शक्लों के लोग, सब मुस्कुराते हुए। मैंने उसे दिखाई। वह कंफ्यूज हो गई। ये लोग कौन हैं? कपड़े अजीब हैं। डिस्ट्रिक्ट बी के। फोटो आयर के घर से मिली थी, माटियों के ड्रॉर के पीछे से। न्यू एम्प्लॉई मेडिसिन रख रही थी, तभी यह दिखी और उसने रिपोर्ट कर दिया। आज सुबह सबको स्कैन किया एंड कुछ इंटरेस्टिंग मिला। मैंने ग्रुप के सेंटर की तरफ इशारा किया। देखो, छोटे कद का आदमी, लेकिन आंखों में ऐसी इंटेंसिटी कि फोटो से भी एनर्जी निकल रही थी। गॉब्लिन क्लैन का फाउंडर क्वॉन सो यंग की आंखें फैल गईं। वह उन्हें जानती थी। चाइल्डिश नाम वाला रिबेल ग्रुप, जो डेकेड्स पहले बड़ा खतरा बन गया था। सप्रेशन में ज्यादातर मारे गए, लेकिन बचे हुए अब भी नए वर्ल्ड का सपना देखते थे। और असली की यह है। मैंने दूसरी तरफ इशारा किया। मिड टीन्स का एक लड़का, अकेला, जिसके फेस पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन था। फेमिलियर। उसने फोटो झपट ली, गौर से देखने लगी। फेस बदलता गया। ओह माय गॉड। मैंने अपनी नई ट्रेनिंग यूनिफॉर्म और मिलिट्री यूनिफॉर्म सावधानी से मोड़ी, उन्हें पैक में रखा और कंधे पर टांग लिया। असाइंड बैरेक्स की ओर चलते हुए ही समझ आ गया कि इस बार वापसी पहले जैसी नहीं है। ट्रेनी के दिनों में जो हल्कापन था, वह हवा से गायब हो चुका था। लीव के बाद यूनिट में लौटते ही माहौल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे हर सांस भारी हो। मेरी तरफ उठती नजरें साफ बदल चुकी थीं। पहले पार्क मूजिन को छोड़कर ज्यादातर लोग क्यूरियोसिटी से देखते थे। अब उन आंखों में खुला डिसलाइक था, कुछ में सीधी नफरत। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। ग्रेजुएशन डे वाला इंसिडेंट सबके दिमाग में बैठ चुका था। हॉलवे से गुजरते हुए किसी ने मेरे शोल्डर पर हल्की सी थपकी दी। मैंने पलटकर देखा। सीओ यंग जन मुस्कुरा रहा था। उसकी स्किन साफ और हेल्थी लग रही थी, जैसे इन दिनों उसे भरपूर खाना और आराम मिला हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जीभ से हल्की सी आवाज निकाली। तुम्हारा चेहरा पिछली बार से पूरी तरह टूट गया है। उसकी बेबाकी में मजाक था, इसलिए मेरे होंठों से हल्की हंसी निकल गई। तुम्हारे डैड कैसे हैं? उसके कॉशियस सवाल पर मैंने बिना बोले सिर हिला दिया। सच यह था कि हालत ठीक नहीं थी। इन्फ्लेमेशन कम हुआ था, हालत स्टेबल कही जा सकती थी, लेकिन सीजर्स
बार बार आ रहे थे। ज्यादातर समय वह ऑलमोस्ट बेहोशी में रहते थे। फिर भी एसईओ यंग जून का मुझे वैसे ही ट्रीट करना जैसे पहले करता था। उसके लिए मैं भीतर ही भीतर आभारी था। तुम्हारा रूम कौन सा है? 108। नंबर सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने सवालिया नजर डाली, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय गाली दी। कुछ ही पलों में मुझे खुद समझ आ गया। पार्क वूजिन का भाई। मेरे मुंह से ऑलमोस्ट गाली निकल गई। मैंने चुपचाप सांस छोड़ी। एसईओ यंग जुन ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। गुड लक। और जैसे अपनी जान बचा रहा हो, वह रूम 17 में घुस गया। मैं पार्क वूजिन के पास से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने साइडवेज खिसक कर रास्ता रोक लिया। दूसरी तरफ बढ़ा। वह फिर सामने आ गया। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वह हंसा। तुम जैसे छोटे से कमीने को सल्यूट करना भी नहीं आता। मैं सल्यूट करने ही वाला था कि वह मुझसे पहले बढ़ा। उसने कॉलर पकड़कर मुझे बैरेक्स के अंदर घसीट लिया। डोर जोर से बंद हुआ। अगले ही पल उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरा बॉडी फ्लोर पर लुढ़क गया। अचानक हुई वायलेंस से मैं पल भर को सुन्न रह गया। मैंने उसे देखा। वह पॉकेट्स में हाथ डालकर मुस्कुरा रहा था। इन आंखों को देखो, इतना एटीट्यूड किसने सिखाया? अगले ही पल उसने किक मारी। मैं किसी तरह बच गया। पार्क वूजिन ने उंगलियां खोली। एक ठंडी डरावनी क्रैकिंग साउंड आई। तुम डॉज कर गए? सच में? यूनिट में असॉल्ट पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। वह ठहाका मारकर हंसा। यह असॉल्ट नहीं है, यह एजुकेशन है ना? उसने बैरक्स में मौजूद बाकी सोल्जर्स की तरफ देखा। सबने चुपचाप हामी भरी। वह मेरे पास आया और इस बार शाइन पर किक मारी। दर्द से मैं झुका ही था कि उसने चीक पर जोर से मारा। नाम को स्लैप था, पर ताकत पंच जैसी थी। मैं पहले पार्क वूजिन से भिड़ चुका था, लेकिन उसके सामने यह कुछ भी नहीं था। हाइट लगभग बराबर थी, मगर उसकी स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग थी। मैंने सिर उठाया और उसे घूरा। वह मुस्कुराया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुमने क्या कहा था? चेन ऑफ कमांड को जिंदगी की तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैंने दांत भींचे और नजरें नीचे कर लीं। तभी वह संतुष्ट हुआ। उसने मेरी जलती हुई चीख थपथपाई। अच्छे से रहो, यहां कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता। ग्रेजुएशन डे पर तुम्हारे पिता की हरकत ने पूरी टीम का माहौल खराब कर दिया। हीरो बनने की कोशिश मत करना, चुपचाप पड़े रहो। उसकी आवाज में ठंडी धमकी थी। मैं वर्ड्स से पहले फिस्ट्स इस्तेमाल करता हूं। डिसिप्लिनरी एक्शन? रिपोर्ट करना है तो कर दो। किम हायून तुम्हारे पीछे है ना? बैरक्स बदलवाने की भीख मांग लो, मैं नहीं रोकूंगा। काफी देर बकने के बाद उसने मुझे धक्का दिया और अपनी जगह लौट गया। मैंने बिना कुछ कहे अपना सामान उठाया और असाइंड बेड की तरफ चला गया। कुल 6 बेड्स थे। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और रेगुलर सोल्जर्स का मिला जुला ग्रुप था। ट्रेनी डेज की हल्की फिजा यहां नहीं थी। मेरे अलावा एक और न्यू गाय था। ट्रेनिंग के दौरान बस शक्ल देखी थी, कभी बात नहीं हुई। लॉकर सजाकर मैं अटैच्ड बाथरूम में गया। मिरर में देखा, लेफ्ट चीक अभी भी लाल थी। मैंने ठंडे पानी से फेस धोया, हेयर पूरी तरह भिगोया और गहरी सांस ली। माटियों की हालत पहले ही सिर पर बोझ थी, और अब यह सब जैसे जिंदगी जानबूझकर और दबाव डाल रही हो। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। बाहर निकला तो बैरेक्स लगभग खाली था। सिर्फ मैं और वही क्लासमेट। सब लोग कहां गए? न्यू लोगों को छोड़कर बाकी सबको गैदर होने को कहा है। मैंने सिर हिलाया और वापस अपनी जगह जाकर चुपचाप सामान ठीक करने लगा। तभी उसने मुझे पुकारा। वो रुका, होंठ काटे। मुझे माफ करना, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो मुझसे बात मत करना। लोग क्या सोचेंगे, बस उसी का डर है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैं समझता हूं। ठीक है। बैरक्स में सन्नाटा उतर आया। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझता था यहां टिके रहने का यही तरीका था, एंड्योर करना। रिकॉग्निशन कमानी थी। तब सब गलतफहमियां अपने आप मिट जाती, और तब तक मटेओ भी जाग जाएगा। ये उम्मीद कि सब कुछ फिर पहले जैसा हो सकता है, कि हम फिर से खुश हो सकते हैं। बस वही मुझे आगे बढ़ने दे रही थी। मेस में मैं खाना खा रहा था जब एसईओ यंग जुन ट्रे लेकर आकर मेरे पास बैठ गया। उसने ओ नमगी को बुलाया, लेकिन उसने अपोलोजेटिकली इशारा किया और अपनी टीम में चला गया। एसईओ यंग जुन ने बुदबुदाकर उसे ट्रेटर कहा, तुम भी कहीं और जाकर खा लो, कोई बात नहीं। उसने मेरे हेड के पीछे हल्का सा मारा। मैंने भौहें चढ़ाई।
उसने अपने ट्रे से मीट उठाकर मेरे ट्रे में डाल दिया। मैं उस ढेर को देखकर हंस पड़ा। अच्छे से खाओ, हरासमेंट सहने के लिए पेट भरा होना चाहिए। किस्मत भी कमाल है, पार्क मूजिन का भाई। मैं चुपचाप राइस खाता रहा। उसकी आवाज में चिंता थी। अब ट्रेनी जैसा फाइट नहीं कर सकते। यहां इनसबऑर्डिनेशन का मतलब सीधा बाहर। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वही तो वे चाहते थे कि मैं बाहर हो जाऊं, डिस्ट्रिक्ट भी वापस चला जाऊं। और वैसे भी मैं जा नहीं सकता था। माटियों की वजह से किम हायून ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज्यादा थे। सब कुछ उसी के पैसों से चल रहा था, इसलिए मुझे जैसा कहा जाए वैसा ही करना था। खाना खत्म करके लौटते समय मेरी पार्क मूजिन से मुलाकात हो गई। उसकी अजीब मुस्कान देखते ही समझ आ गया उसका भाई इतना ईगर क्यों था। मैं आगे बढ़ने ही वाला था, फिर उस दिन की बात याद आ गई। मैंने उसे पुकारा, वह पास आया। क्या है? थोड़ी बात करनी है? यहीं बोलो, कहीं और? मैं उसे एवी रूम तक ले गया। रूम खाली था, डोर बंद किया। वह सवाल जो उस दिन नहीं पूछ पाया था, अब मेरे मुंह से निकल गया। उस दिन तुमने कहा था कि मेरे डैड की सर्जरी नहीं हुई। वह चौंका। मैंने उसका एक्सप्रेशन इतना भोला था कि पल भर को मैं सन्न रह गया। तुमने कहा था तुम्हारे किसी रिश्तेदार की सर्जरी हुई। वह हंसा। तुमने उस पर यकीन कर लिया? बेवकूफ, मैं बस तुम्हें बाहर बुलाना चाहता था। वह सिर पीछे डालकर हंसा। मेरे अंदर कुछ उबल उठा। इस इंसान की वजह से मैंने किम हायून पर शक किया था, खुद को बार बार दोष दिया था। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वह मुझे दया से देखने लगा। अब भी तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा भाई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है ना? वह सच में मेस्ड अप है। एंड्योर करना सीखो। वह हंसता हुआ बाहर चला गया। दौर बंद होते ही मैंने गाली दी, डेस्क पर बैठ गया और फिर राहत की सांस ली। कम से कम इतना तो सच था, किम हायून ने मुझसे झूठ नहीं बोला था।